गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और क्या हाल सबके? मस्त। तो बच्चों एक सेल वाला जो यूनिट अपन ने कल स्टार्ट किया था उसका पहला लेक्चर कल अपन ने अपलोड कर दिया था, जिसमें अपन ने सेल की जो एलिमेंट्री आइडियाज़ थे, सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी में डिफरेंस क्या था उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें अपन ने ये बताया बच्चों की जो इनिशियली सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया वो डेड सेल थी। बाद में एक एंटोन मोल ल्यूवेनहोक आए, उन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में सबसे पहले बताया। देन बच्चों अपन ने एक सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें दो साइंटिस्ट थे, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन जो बॉटनिस्ट थे बच्चों, जिसने अलग अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट प्लांट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि प्लांट सेल्स और टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं। और जो स्वान थे बेटा जी वो एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिन्होंने एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, आउटर कवरिंग, जिसे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उन्होंने एक लाइन बोली थी कि सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट में ही होती है बच्चों। इन दोनों की जो बातें थी उनको कंबाइन करके बेटा जी सेल थ्योरी दी गई। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा जो डीमेरिट था, सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और ओरिजिन ऑफ न्यू सेल। उसे रिजोल्व करने के लिए आगे थे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता दी। फिर बेटा जी दोनों की बातों को मिक्स करके सेल थ्योरी और रुडोल्फ विर्चो वाला जो मॉडिफिकेशन था, कंबाइनली कॉल्ड मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन अपन ने इसको बोला था। और उसके कुछ पॉइंट अपन ने बताए थे। एक्सेप्शन में आपको बताया था कि वायरस पर एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ मोनेराज थे उन पर नहीं होता। और बच्चों एक आरबीसी और सीव ट्यूब आपको बताई थी। आरबीसी ह्यूमन के रेफरेंस में, एनिमल के रेफरेंस में ले सकते हो। सीव ट्यूब प्लांट में होती है बच्चों, चालनी नलिका, और दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और बिना न्यूक्लियस की डिवीजन पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अपन ने सेल थ्योरी का इनको एक्सेप्शन माना। आ जाओ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों, अगला एक पॉइंट आप लिख लियो, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। सेल बायोलॉजी है तो बच्चों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल की बात अपन करेंगे। तो एक अपन इसमें सेल की बात करते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो बच्चों देखिए ओवरव्यू ऑफ सेल में अपन बोलेंगे कोई भी सेल, जैसे एनसीईआरटी में बच्चों दोनों एग्जांपल दे रखे हैं। एनिमल सेल के रेफरेंस में तो मान लो दे रखा है एक चिक सेल की बात कर दी, कोई भी बॉडी की, चिक गाल की कोई सेल ले लो, मतलब सेल की स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। प्लांट में बेटा जी बता दिया, प्लांट के रेफरेंस में बता दिया एन ओनियन पील, ऑनियन की सेल। ऐसी जो एनसीईआरटी के दो एग्जांपल वो ये अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब बच्चों किसी सेल की पूरी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। सेल में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल की आउटर कवरिंग क्या है, उन ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या है, वो सारी बातें अपन उस सेल की स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेल ली कौन सी? एनिमल सेल में तो चिक गाल की सेल, कोई भी बॉडी की सेल मान सकते हो। एनसीईआरटी में चिक सेल दे रखा है, वही अपन ने यहाँ लिखा है। और प्लांट में मान लो किसकी ले ली? ओनियन बोले तो प्याज, प्याज का जो कवर हटाने के बाद बच्चों जो पील है उसकी कवरिंग, और एक ओनियन सेल को लेकर स्टडी कर रहे हैं। अब देखो जब किसी सेल की बात करते हैं बच्चों अपन, तो इन जनरल बताया जाए तो जैसे मैं आपको बताऊं बेटा जी कि जो सेल होती है उसमें इसकी एक तो आउटर कवरिंग, ये सेल की क्या मान लो? आउटर कवरिंग, सिंपली। फिर वन बाय वन लेते हैं बच्चों अपन। अब आउटर कवरिंग वैसे तो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बेटा जी अगर प्लांट हो तो इसको आप क्या बोल सकते हो? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो जो आउटर कवरिंग है इसके लिए वर्ड आ रहा है यहां सेल बाउंड्री। ये सेल की बाउंड्रीज मान लो। सेल बाउंड्री में बेटा जी सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, कोशिका झिल्ली, और वो सेल वॉल भी हो सकती है, कोशिका भित्ति। तो सेल की आउटर कवरिंग प्लांट है तो हम उसको सेल वॉल बोल देंगे, कोशिका भित्ति जो कंपैरेटिवली थिक होगी, और वैसे बच्चों सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब सेल के अंदर मेन बेटा जी ये जो ऑर्गेनल्स से अलग कंसीडर करते हैं अपन, ये इसका न्यूक्लियस मान सकते हैं।
सेल का क्या आ गया, न्यूक्लियस। मेन एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा बच्चों जो रिमेनिंग पोर्शन ये वाला, ये सारा, इसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हो कोशिका द्रव्य। ऐसे एक एलिमेंट्री आइडिया बच्चों ले रहे हैं अपन सेल की स्ट्रक्चर का, इसको हमने बोल दिया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो आउटर कवरिंग को आप सेल बाउंड्री मान लो। सेल बाउंड्री बच्चों सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, वो सेल वॉल हो सकती है। प्लांट है तो हम अब लेंगे, दोनों सेल्स की बात करेंगे। एक मेजर इसका बच्चों न्यूक्लियस आ गया और साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें बेटा जी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर कर सकते हो आप। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें बेटा जी ईआर कंसीडर कर सकते हैं अपन, अलग अलग साइट ऑर्गेनल, उन पर राइबोसोम हो सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ साइटो ऑर्गेनल्स अपने साइटोप्लाज्म में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें मान सकते हैं अपन ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटो ऑर्गेनल उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, न्यूक्लियस में क्या होगा, केंद्रक जो है इसमें हम बात करते हैं क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस वगैरह, ये न्यूक्लियस में इंक्लूड कर दिया। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ ये मैंने बता दिया कि भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है बेटा जी, और क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ऐसे ही एक समझने के लिए हमने स्ट्रक्चर बता दी। अब इन पॉइंट को अपन बच्चों उठाएंगे कि जनरल आप एक सेल का ओवरव्यू देखते हो, वो प्लांट सेल में हमने एक ओनियन प्याज की बच्चों सेल ले ली, और एनिमल के रेफरेंस में एनसीईआरटी में चिक सेल, गाल की एक सेल देकर बताइए, कोई भी सेल ले लो, उसमें सबसे बाहर उसका जो बाह्य आवरण है उसको क्या बोल दिया हमने, सेल बाउंड्री बोल दिया, वो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और प्लांट में बच्चों सेल वॉल। ये मेन न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, गुणसूत्र, क्रोमोसोम में आ गया डीएनए, वो सब जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। उसके अलावा जो है बाहर वाला पार्ट वो साइटोप्लाज्म, जिसमें अलग अलग साइटो ऑर्गेनल्स होंगे। यहाँ मैंने दो ही बताए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम कई होते हैं, उनको अपन अब समझते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस वाली बात की ना बच्चों कि भाई सेल में कौन, न्यूक्लियस, कोशिका में केंद्रक होता है बच्चों। न्यूक्लियस में अपन ने क्या बताया, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में बेटा जी प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। और अपने में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन होगा, डीएनए होगा। सुना आपने, डीएनए पता है बेटा जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है क्या। देखो कहाँ है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर कहाँ होगा, तो सेल में कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम आएगा। क्रोमोसोम में जब आप स्टडी करोगे तो उसमें बेटा जी जेनेटिक मटेरियल का मतलब वहाँ है आनुवंशिक पदार्थ, और अपना जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बेटा जी कौन है, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवंशिक सूचना जो होती है बच्चों, वो डीएनए के पास है। अरे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों, अपने में जो कैरेक्टर है ना वो पेरेंट्स से आते हैं, होता ना, भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, पता चल जाता है कि भाई ये सिबलिंग है, ब्रदर सिस्टर है, कि दोनों आपस में भाई है, क्योंकि कुछ दोनों की शकल बच्चों मैच करती है। अपन पेरेंट्स के जैसे भी दिखते हैं, किसी की शकल मम्मी पर होती है, कोई पापा के ज़्यादा क्लोज होता है, तो वो सारा इसलिए होता है बिकॉज अपने में जो आनुवंशिक सूचना है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर है, वो पेरेंट्स से आते हैं। अपने में कैरेक्टर कहाँ से आएंगे, पेरेंट्स से आएंगे। उन कैरेक्टर को लेकर कौन आएगा बच्चों, उन्हें लेकर आएगा जीन, और जीन किसका बना है, डीएनए का। तो जो ये जीन है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जनकों से संतानों में लक्षणों को ले जाने वाला जीन, और जीन बना है डीएनए का। डीएनए जो क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, जो किस में है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस आपका सेल में। पढ़ेंगे अपन इसको। अब देखो बच्चों, जो सेल का ओवरव्यू अपन ले रहे थे, एक सिंपल एक डायग्राम सा बना है, उसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं
ये अपनी कोई सेल, अब जो सेल की स्ट्रक्चर में आएगा, सबसे आउटर कवरिंग को तो हमने बोल दिया सेल बाउंड्रीज, बाउंड्री होगी ना, चार दीवारी बोलते हैं, घर के चारों तरफ बेटा जी बाउंड्री अपन ने बनाई, तो ये सेल की बाउंड्री है जो इसकी आउटर कवरिंग है। ऐसे सेल में साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म, और बेटा जी सेल में जो अभी अपन बता रहे थे न्यूक्लियस, केंद्रक, तीन लिख लियो। सेल को अपन ने तीन मेजर पार्ट में, इसकी आउटर बाउंड्री होगी, जो बाउंड्री है बच्चों वो तो क्या है, सेल बाउंड्री, बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वो है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म आई गया, एक आपको बता दिया था अपन ने न्यूक्लियस। ध्यान से सुनते रहना, साथ लिखते रहो बच्चों। सेल बाउंड्री में तो कौन हुआ, अभी जो आउटर कवरिंग बता रहे थे, एक तो क्या लिखाया था आपको, सेल मेम्ब्रेन, एक बेटा जी वर्ड लिखा रहा हूं मैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लांट में, बैक्टीरिया में कई जगह होती है, वो एग्जाम्पल आगे अपन देखते चलेंगे। हाँ, एक ग्लाइकोकैलिक्स भी लिख सकते हो, बैक्टीरिया में वर्ड आएगा बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स, ये बैक्टीरिया में आपने पढ़ा भी होगा डाइवर्सिटी में, मोनेरा बैक्टीरिया में बच्चों जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के रेफरेंस में आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड होता है ये। तो जो आउटर कवरिंग है जिसको हमने बोला सेल बाउंड्री, अपने सेल में कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में क्या कहा, सेल वॉल कहा, और बैक्टीरिया में बच्चों आउटर कवरिंग कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है, क्या रोल है, जब प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वहां बच्चों इसके बारे में बात करेंगे। अब साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म बेटा जी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म एक्चुअली बेटा जी इसमें मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, जो कोशिका की एक्टिविटीज है उसका मेन जो क्षेत्र होता है वो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों। इसमें कोशिकीय क्रियाओं का मेन स्थल, एरिना, कोशिका क्रियाओं का मुख्य स्थल होता है। तो जो भी सेल की मेन प्रोसेस है बेटा जी वो मेनली कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो साइटो ऑर्गेनल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, वो सब किसमें है, साइटोप्लाज्म। तो जो कोशिका की एक्टिविटीज है, सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिना, प्रमुख जो एरिया स्थल है वो साइटोप्लाज्म ही होगा। जैसे आपसे बोले कि भी एटीपी बनाना किसका रोल है, सेल में एनर्जी बनती है बच्चों, एनर्जी कहाँ बनेगी, सेल का पावर हाउस किसको बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में तो एटीपी बनेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, साइटोप्लाज्म। मैंने कहा सेल प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, तो बेटा जी जब प्रोटीन सिंथेसाइज की बात आए तो दिमाग में कौन आएगा, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन, राइबोसोम। राइबोसोम भी कहाँ, तो प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, और भी खूब सारे जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज है, वो मेनली कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या कहा, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। तो कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थल सेल में भी कौन होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इसी में बच्चों साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन चलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें अलग विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन बच्चों चलती रहती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आता है, प्लांट फिजियो में पढ़ा आपने, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा बच्चों। बाकी क्रेब्स साइकिल, ये कई साइकिल होती है आपकी सेल में, वो सारी साइकिल मेनली कहाँ चल रही है, अपने साइटोप्लाज्म में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं चलती है, संपन्न होती है। और यही जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेटा जी सेल को मेंटेन सेल इन स्टेडी स्टेट, कोशिका को स्थिर अवस्था में बनाए रखती है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा जी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, नॉन इक्विलिब्रियम
स्टेडी स्टेट, असाम्य स्थिर अवस्था, हिंदी में नाम दिया इसका असाम्य स्थिर अवस्था। तो सेल को बच्चों स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए, नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में बनाए रखने के लिए ये डिफरेंट रिएक्शन आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं ये है क्या। साइटोप्लाज्म की अपन बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं। जो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज है, कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थल है, क्योंकि इसमें कई साइटो ऑर्गेनल्स आते हैं बच्चों, वहीं अलग अलग एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। और इसी जगह डिफरेंट टाइप ऑफ क्या चलेगी, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है। और उन्हीं रिएक्शन की वजह से बच्चों जो आपकी सेल है वो किस में रहती है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब सुन लो, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, हिंदी में बोला असाम्य स्थिर अवस्था। बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम होने का मतलब चलेगी कि रुकेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेशन आ गया, रुक गया। साम्य अवस्था का मतलब रुक गई। क्या सेल की एक्टिविटीज बेटा जी रुकती है? जो लिविंग सेल है वो 24 आवर्स क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमेशा क्या रहती है, एक्टिव। तो अगर बेटा जी सेल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अगर साम्य अवस्था आ जाए तो सेलुलर एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? अरे साम्य का मतलब रिएक्शन, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्शन सैचुरेटेड, वो क्या होगी, अब आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। रिएक्शन का रुक जाना वो किसको इंडिकेट करता है, इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों रिएक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो अगर सेल लिविंग है, जिंदा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं, वो किस में रहेगी, नॉन इक्विलिब्रियम। मतलब कॉन्टिन्यू एक्टिव रहेगी, चलती रहेगी। स्टेडी कॉन्टिन्यूअस, ये लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है जो मेंटेन रखने वाला कौन, साइटोप्लाज्म। और उसमें डिफरेंट टाइप की क्या चल रही है, रिएक्शन। कई अभिक्रियाएं आपकी सेल में कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ये बायोमोलिक्यूल में बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन वहां हो रखा है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। अब चलो न्यूक्लियस पे आने से पहले इसी साइटोप्लाज्म की बच्चों अपन बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म में ही इसको दो मेजर पार्ट में बेटा जी डिवाइड कर देते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में आ गए सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, हिंदी में नाम दिया कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स और कोशिकांग। और दूसरा सेल इंक्लूजन्स, कोशिकीय कुछ प्रवर्ध होते हैं, इंक्लूजन इनको बोलते हैं बच्चों। जो सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कोशिकांग होंगे? इन ऑर्गेनल्स की भी दो कैटेगरी है बच्चों, एक तो मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली रहित, मेम्ब्रेन लेस जिनमें मेम्ब्रेन क्या रहेगी, एब्सेंट होगी बच्चों, आउटर कवरिंग नहीं होगा। और दूसरे जो कोशिकांग है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये तो साइटोप्लाज्म में दो कैटेगरी लिख लियो बच्चों आप, सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है। अभी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ER आप बात करें थे ना बच्चों, वो सेल ऑर्गेनल ही होते हैं। उसके अलावा सेल इंक्लूजन, कुछ अलग से नॉन लिविंग मटेरियल भी होगा, बात करेंगे उसकी भी। तो मेम्ब्रेन लेस का मतलब बच्चों ऐसे कोशिकांग ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली रहित, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विद आउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के। इनका एग्जाम्पल आता है, कौन से ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, एक तो आता है राइबोसोम, एक मैंने लिखा सेंट्रियोल, तारक का है। ये सारे डिटेल में आएंगे इस चैप्टर में। नाम सुने में आपके, राइबोसोम सुन रखा है? अभी बता रहा था मैं, जहां क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, वो साइटो ऑर्गेनल कौन, राइबोसोम। एक बेटा जी अपन ने लिखा सेंट्रियोल, ये दोनों मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती, झिल्ली रहित होते हैं।
दूसरी साइड में बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड की अगर बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड इनमें भी डबल कैटेगरी इनकी आएगी। मेम्ब्रेन भी डबल, या तो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन तो होती है, मेम्ब्रेन भी कैसी होगी, डबल होगी बेटा जी। एक नहीं, इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। और एक बेटा जी आएंगे सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली युक्त, सिंगल मेम्ब्रेन, ये कहलाएंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिका। ध्यान है एग्जाम्पल, डबल मेम्ब्रेन वाले दो है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों? पहला लिखा पावर हाउस ऑफ द सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी नाम बड़ा ही प्यारा बेटा जी, सूत्रकणिका। क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन होगी, वो भी डबल होगी, डबल कवरिंग है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा 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 एक और लिख लो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक। क्या होता है ज्ञानियों? हरित लवक किसको बोलते हो? अपने में होता है कि प्लांट में? प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा जी। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो प्लांट की लीव्स है वो ग्रीन कलर की होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपका ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, RBC। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में मेम्ब्रेन है, वो भी कैसी है? डबल है। अब बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन वाले, एक ही मेम्ब्रेन हो, इसके एग्जांपल लिख लो, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी बॉडी, माइक्रो बॉडीज आएगी तो ER। पूरा नाम बेटा जी होता है एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदर्वी जालिका। तो इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। एक और बेटा जी याद रख सकते हो, लाइजोसोम। सुसाइडल बैग बोलते हैं ना, लाइजोसोम। तो ये अपन ने ऑर्गेनल्स की बच्चों बात की, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदर्वी जालिका, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम। एक बार फिर से आप इनको देखना, हम सेल की एक बात कर रहे हैं। सेल की कवरिंग को आपने बोला है सेल बाउंड्री, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। बैक्टीरिया के लिए मैंने एक अलग से वर्ड लिखा है बेटा जी, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अलावा सेल में आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चों वो है जिसमें मेनली सेलुलर एक्टिविटी, कोशिका क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है। इसीलिए आपकी सेल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब रुक जाना, नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। अरे जिंदा है, लिविंग है, तो रेस्पॉन्स रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रहेगी। अब साइटोप्लाज्म में दो चीजें आ गई, सेल ऑर्गेनल आ गए। ऑर्गेनल अगर मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है, जिनमें राइबोसोम और सेंट्रियोल सब आ जाएंगे। मेम्ब्रेन है उसमें भी डबल है, अगर डबल लेयर वाले हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं तो ER, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम। ये अलग अलग साइटो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब इस तरह बच्चों एक और साइटोप्लाज्म का पार्ट लिखा था, सेल इंक्लूजन। इनमें आओ, सेल इंक्लूजन क्या है? ये बेटा जी नॉन लिविंग मटेरियल होता है, सेल का नॉन लिविंग मटेरियल। सेल का साइटोप्लाज्म का निर्जीव पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, जिसको कुछ बुक्स में ड्यूटोप्लाज्म भी बच्चों बोलते हैं। ड्यूटोप्लाज्म कुछ वर्ड है ये। साइटोप्लाज्म का जो नॉन लिविंग वाला पोर्शन है वो ड्यूटोप्लाज्म है, और इसमें बेटा जी सेल इंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं लाइक स्टोरेज न्यूट्रिएंट आते हैं इसमें, स्टोर न्यूट्रिएंट, संचित पोषक पदार्थ। अब आप में किसका संचय होता है बच्चों?
किस रूप में भोजन का संचय करते हो, ध्यान है, अपने में फूड किस फॉर्म में स्टार्ट होगा, ग्लाइकोजन, प्लांट का संचित स्टोरेज स्टार्च, वो सारे इसी में आ गए। इसमें बेटा जी कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट ही है, कुछ पिगमेंट सेल भी होती है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको अपन वर्णक बोलते हैं बेटा जी। तो जो नॉन लिविंग पार्ट है उसमें स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स आ गए, संचित पोषक पदार्थ ग्लाइकोजन आ गया। प्लांट के रेफरेंस में बात करूं तो बेटा जी स्टार्च, वसा, फैट, ये सब संचित पार्ट आ गए, लिपिड ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट आ गए जो कलर वर्णक होते हैं ना, वो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे बच्चों अपनी स्किन का जो कलर होता है ब्राउनिश, जो काला है, गोरा है, विटिस कलर है, ये कलर बेटा जी किस वजह से होता है आपकी स्किन का कलर, मेलानिन, नाम सुना आपने, मेलानिन पिगमेंट, वही पिगमेंट एक तरह से सेल के क्या है, इंक्लूजन। तो पिगमेंट वो है जो क्या देगा, कलर देगा, वर्णक जो रंग प्रदान करते हैं। और बेटा जी आपकी स्किन का अगर मैं पिगमेंट बताऊं, जैसा कि आपको पता है अपनी स्किन में कौन सा पिगमेंट होगा, अगर मैं स्किन सेल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एनिमल में आपने कौन सी सेल उठाई है, चिक सेल, स्किन ही है, पूरी स्किन है, तो उसमें पिगमेंट कौन सा मिलेगा, मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म का ओवरव्यू, उसमें सेल इंक्लूजन एक तरह से उसका नॉन लिविंग पोर्शन है, निर्जीव पार्ट है जिसको हमने क्या कहा, ड्यूटोप्लाज्म, स्टोरेज फूड न्यूट्रिएंट्स आ गए, संचित पोषक पदार्थ आ गए, पिगमेंट आ गए, ये सारे इसमें होते हैं। पिगमेंट जो कलर देते हैं, स्किन में आपका कौन सा पिगमेंट मिलेगा, मेलानिन, क्लियर। और वैसे बच्चों मेलानिन का मेन रोल क्या है, रंग देना नहीं है, हाँ रंग तो मानते हो आप कि सर मेलानिन अपनी स्किन को कलर देता है, कलर के अलावा भी, हाँ एंडोक्राइन में भी बताया था, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रे, जो बच्चों सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, वो अपने स्किन के लिए हार्मफुल है। अगर बेटा जी यूवी रेज डायरेक्ट स्किन पर आ रही है, उससे स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए कौन है, आपके पास मेलानिन है। तो जिन बंदों की स्किन में मेलानिन कम होगा उन्हें स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मेलानिन का मेन रोल भी मैं यही बता देता हूं, लिख लो आप, ध्यान रहे बच्चों आपको, मेलानिन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, ये अपने को बचाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, ये बॉक्स में गया। तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला कौन है, कौन है, मेलानिन है। तो बात समझ आई, सेल में सेल बाउंड्री हो गई। सेकंड अपन ने बात की किसकी, सेकंड अपन ने बात की साइटोप्लाज्म की, उसमें ऑर्गेनल्स बच्चों हमने बता दिए, सेल इंक्लूजन बता दिए, इंक्लूजन में कौन आ गया, उसको ड्यूटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। अब बेटा जी एक और सेल का पार्ट रह गया था, न्यूक्लियस लिखा था अलग से, ये रहा। अब थोड़े से न्यूक्लियस के बारे में बात कर लें, एलिमेंट्री आइडिया ले लें न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियस है बच्चों, इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो फील्ड होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या जैसे सिंपली स्ट्रक्चर से बना के समझा दूं इसको, बाकी आगे अपन डिटेल में देख लेंगे कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ऐसे वहीं बना के समझ लियो, ये एक न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस है बच्चों। अब न्यूक्लियस में देखो क्या, जो भरा हुआ पार्ट है, जैसे सेल में तो आप क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। एक अभी आपको बताया था क्या, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये होते हैं, और इसी में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बच्चों उसमें बना लेना, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में बोल देंगे केंद्रक द्रव्य। सेल में क्या बताया था आपको, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस में जो रहेगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये वाली स्ट्रक्चर बेटा जी न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोट सेल की, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं अपन। अगला पॉइंट आ रहा है डिफरेंस, केंद्रिका। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और न्यूक्लियस में कौन, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये बेटा जी आगे क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर ही बेटा जी कंडेंस होकर, संघनित होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम, गुणसूत्र बना देंगे। क्रोमोसोम आ गए। ये जो आउटर कवरिंग है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ऐसे न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया अपने को लिया। सेल में मेन न्यूक्लियस है बच्चों, केंद्रक होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, सेल में आप क्या बता देते हो? साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस आ गई, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है बच्चों, फाइबर दिख रहे हैं, वो क्या कहलाए? क्रोमेटिन फाइबर। और ये फाइबर जब आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंस समझते हो, संघनित होंगे, इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। अरे रस्सी देखी ना, रस्सी गुंथी भी रस्सी है, उस रस्सी को बेटा जी जब खोलते हो तो अलग अलग फाइबर होते हैं ना, कई धागे, तो वो धागे जो है वो अलग अलग फाइबर क्या मान सकते हो? क्रोमेटिन। और वो जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। और गुणसूत्र में ही कौन था? डीएनए। डीएनए के पास क्या थी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर बात? और न्यूक्लियर की कवरिंग बच्चों, जो केंद्रक की आवरण है, वो क्या कहलाया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये बेसिक आइडिया अपने न्यूक्लियस का। चलो, तो बच्चों अपन ने सेल की बात की। हमें दो टाइप की सेल आपको डिस्कस करते हैं अपन, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगला पॉइंट लिख लो, टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, सबके रोल आएंगे, क्या काम है इनका? क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु, फाइबर का मतलब तंतु, धागे जैसी स्ट्रक्चर, और फाइबर आपस में मिलकर क्या बनाए? क्रोमोसोम बनाएंगे, गुणसूत्र बनाएंगे। अगले पॉइंट पर आए बच्चों अपन, ये सारी चीजें सेल के अंदर अपन ने आइडिया ले लिया, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से डबल मेम्ब्रेन है। चलो नेक्स्ट लिखो आप, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। दो मेन टाइप की सेल बच्चों डिस्कस करेंगे अपन। एक साइड में आप लिख लेना प्रोकैरियोटिक सेल, एक साइड में आप लिख लो यूकैरियोट सेल्स, प्रोकैरियोट सेल्स, और दूसरी आप लिख लो यूकैरियोट सेल्स। नाम सुने हुए हैं क्या? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। एक तरफ तो बेटा जी लिख लो प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो टाइप की मेन सेल की बात करेंगे बच्चों, इनके डिफरेंसेस से क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों सेल। और इसका जो डिवाइडेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के संगठन के आधार पर, केंद्रक के संगठन के आधार पर, बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब बच्चों, केंद्रक कैसा है उस सेल का, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस बेस पर सेल कितनी टाइप की आ गई? दो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट को हिंदी में क्या कहा? असीम केंद्रकी। इन सेल के लिए बेटा जी वर्ड आया असीम केंद्रकी। और यूकैरियोट को क्या बोलो? ससीम केंद्रकी। हिंदी वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए ये वर्ड अपन ने लिखा असीम केंद्रकी और ससीम केंद्रकी। क्या बच्चों डिफरेंस देखो, प्रो का मतलब
किसी भी वर्ड के आगे अगर प्रो लिखा हुआ है उसका मीन बच्चों क्या रहता है? प्रो सुना है कई जगह, अरे एंजाइम आए हैं, प्रो एंजाइम इनएक्टिव। प्रो का मतलब इनएक्टिव बोल सकते हो, लेस डेवलप बोल सकते हो, प्रिमिटिव बोल सकते हो। अरे प्रोटोजोआ, पहला फाइलम प्रोटोजोआ। प्रो का मतलब हमेशा प्रिमिटिव, आदिम, सबसे पुराना। और जहां यू लिखा हुआ है EU, ट्रू। यू का मतलब ट्रू एडवांस, जो ज्यादा विकसित होता है बच्चों उसको हम बोलेंगे यू। और जो अल्प विकसित होगा, लेस डेवलप होगा, प्रिमिटिव होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोट। तो नाम से पहली बात क्लियर हुई कि इसमें जो सेल की बात करोगे वो प्रिमिटिव होगी, ये वाली जो सेल होगी वो एडवांस होगी। तो हम अपनी सेल कौन सी होनी चाहिए? यूकैरियोट, बिकॉज बेटा जी अपन तो सबसे एडवांस है। अब इन दोनों सेल का कंपेयर करते हैं। तो देखो पहला मेन डिफरेंस तो ये आ गया, दोनों सेल को किसके बेस पर आपने क्लासिफाइड किया, डिवाइड किया? न्यूक्लियस के केंद्रक के संगठन के आधार पर। तो पहला ही डिफरेंस देखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। बच्चों प्रो का मतलब यही वो पहले बात लिख लें, प्रो मीन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोले तो आदिम, पुराना, अल्प विकसित। तो इसमें बेटा जी पहला जो डिफरेंस है यही होगा कि जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, इसी डिफरेंस की बात करें, होगा केंद्रक तो सब में ही होगा बच्चों, सेल में। हालांकि आरबीसी कुछ एक्सेप्शन बताई भी थी, कल अपन ने आरबीसी पढ़ा था, एक सीव ट्यूब आई थी, दोनों में न्यूक्लियस था ही नहीं। लेकिन अगर न्यूक्लियस है, इनका बेटा जी जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा, लेस डेवलप होगा। लेस डेवलप बोले तो अल्प विकसित होगा। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगी। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस के चारों ओर बेटा जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। वन बाय वन डिफरेंस लिखेंगे। तो पहला जो मेन डिफरेंस है दोनों सेल का, वो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पर। इनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन प्रिमिटिव, अल्प विकसित है, लेस डेवलप है। ऐसा न्यूक्लियस है बच्चों जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। अरे सेल थी, जैसे अभी बताया, इसको ऐसे समझ, ये सेल है, सेल में बेटा जी ये क्या है? न्यूक्लियस मान लिया। न्यूक्लियस की कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तभी तो न्यूक्लियस बाकी के साइटोप्लाज्म से अलग है। ये साइटोप्लाज्म रहा, न्यूक्लियस अलग है। यहां क्या है? ये सेल है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। है ही नहीं तो बेटा जी हम बता ही नहीं सकते न्यूक्लियस कहाँ है। बस ये मान लो यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल एक जगह, इस जगह है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। जबकि यहाँ अलग से क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उस न्यूक्लियस को बाकी के साइटोप्लाज्म से क्या करेगा? विभेदित करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर? तो ये प्रिमिटिव है और वो कैसा हो गया? एडवांस्ड हो गया। चलो आ जाओ, इस तरफ लिख लो आप। यू का मतलब ही एडवांस्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। एडवांस्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, विकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित। वो सेल कौन सी हो गई? यूकैरियोटिक। तो एडवांस्ड ऑब्लिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अलग से आप बता सकते हो ये न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो प्रो का मतलब ही प्रिमिटिव लिखा मैंने, इधर बेटा जी यू का मतलब कैसा? एडवांस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर क्या होगी? प्रेजेंट होगी बेटा जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। केंद्रक झिल्ली
केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगी यूकैरियोट सेल्स में। चलो अगला डिफरेंस, न्यूक्लियोलस। केंद्रक में क्या बताई थी आपको, न्यूक्लियोलस, वो भी इधर ये एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इधर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। क्या करती है न्यूक्लियोलस, वो तो जब अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना बच्चों, वहां बता देंगे। अभी तो आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बीच के डिफरेंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो एडवांस न्यूक्लियस है भाई, यूकैरियोट का मतलब ही बच्चों एडवांस होगा। जो सेल ज्यादा एडवांस है, ज्यादा विकसित है, वो यूकैरियोट होगी। उसी के अकॉर्डिंग अपन इनके कैरेक्टर डिफरेंसेस करते चलेंगे। इधर न्यूक्लियोलस नहीं है, उधर होगा। अगला डिफरेंस, अब न्यूक्लियस में कौन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो इस तरफ का जो डीएनए बच्चों देखना, इधर जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। सर्कुलर बोले तो वर्तुलाकार। थोड़ा सा डीएनए, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पता है क्या बच्चों, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताता चलूं। डीएनए, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड। कुछ नए वर्ड आएंगे अपने, द्विरज्जु की 12th से कनेक्टेड है बेटा जी, आगे चलेंगे, यहां थोड़ा सा समझ लो आप। डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, ऐसा डीएनए जिसमें दो रज्जु को बच्चों ऐसे, डीएनए ऐसा होता है, ये रहा डीएनए के दो स्टैंड होते हैं ऐसे, ये डीएनए है। तो डीएनए में कितने स्टैंड है, दो। सीडी होती है ना, सीडी लेडर, सीडी देखिए, सीडी को घुमा दिया बस, सीडी में दो स्टैंड होते हैं ना बच्चों, वैसे ही आपका डीएनए होता है। तो डीएनए में स्टैंड कितने हैं, दो है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल स्टैंडर्ड, शॉर्ट में डीएस लिखा जाता है। और ये सर्कुलर का मतलब वर्तुलाकार, ऐसे होता है, मान लो ये डीएनए ऐसा होगा सर्कुलाकार, इसमें अपन ऐसे मान लें, अरे क्या चाह रहा है, हाँ ऐसे, कैसे, ये वाला, ये रहा डीएनए, इसको अपन ने ऐसे बना दिया, ये डबल स्टैंडर्ड, और साथ में कैसा है, सर्कुलर डीएनए होगा। इस तरफ जो बेटा जी होता है यूकैरियोट में, जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर बोलते हैं, रेखीय। डबल स्टैंडर्ड के साथ कैसा होगा, लीनियर जो अभी बनाया था अपन ने, ये वाला बेटा जी, ये डीएनए कैसा है, लीनियर है। हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है बच्चों, ये इधर होगा डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, वर्तुलाकार। ये डिफरेंस लिखो पहले, फिर बात करते हैं इसकी। तो कहने का मतलब प्रोकैरियोट में बच्चों जो डीएनए है, डीएनए माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या करता है डीएनए, क्या बताओगे, डीएनए जीन, देखो जीन बने किसके हैं, जीन किसके बने, ये लिखो, मैं थोड़ा सा ये फंडे दिमाग में घुसाता हूं, जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्या काम है, न्यूक्लियस में क्या करते हैं, क्रोमोसोम क्या हुआ, लिख लिया। एक बात बच्चों देखो, आते हैं वापस इसी पे आ जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में बेटा जी है, ये मान लो क्रोमोसोम, एक बार ऐसे ही अपन इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये न्यूक्लियस में कौन है, हालांकि पहले क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम। अब जब इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, ये क्रोमोसोम है बेटा जी, गुणसूत्र बोलते हैं अपन इसको। क्रोमोसोम के अंदर अपन जब डिटेल में चलेंगे, ऐसे डीएनए होता है, और डीएनए पर ऐसे जगह जगह बेटा जी फिक्स साइट पर ये जीन लगे रहते हैं। ये कौन है, जीन। तो ये स्ट्रक्चर तो हुई क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम में ये क्या मान लिया, मान लो डीएनए, और डीएनए पर ये जगह जगह क्या है, जीन है। तो जीन बना किसका है, डीएनए का। और जीन के पास बेटा जी ये
आनुवंशिक सूचना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। मतलब पेरेंट्स से, माता पिता से जो कैरेक्टर आपके अंदर आ रहे हैं वो कौन लेकर आ रहा है, जीन लेकर आ रहा है। अब जैसे बता रहा था ना मैं लास्ट लेक्चर में कि मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है। स्पर्म में क्रोमोसोम कितने थे, 23, ओवम में भी कितने, 23। उन क्रोमोसोम में जीन है, तो कुछ जीन स्पर्म तो लाएगा फादर के जीन, ओवम से आएंगे मदर के जीन, दोनों बेटा जी फ्यूज होकर बन गया जाइगोट, उससे एम्ब्रियो बनेगा। तो जाइगोट में फादर और मदर दोनों के जीन आए, जीन अपने साथ क्या लाएगा, कैरेक्टर लाएगा, सूचना लाएगा, और उसी वजह से हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। क्या बेटा जी 100% पेरेंट्स के जैसे दिखते हो? क्या बिल्कुल शकल अपनी माँ जैसी होती है? क्या बिल्कुल अपन बापूजी जैसे होते हैं, एज इट इज होते हो क्या? अरे दो बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनको क्या कहते हो, क्लोन, जुड़वा बोलते हैं ना, ट्विंस। ट्विंस एक जैसे होते हैं, बाकी इन जनरल हम मम्मी और पापा जैसे हूबहू 100% नहीं होते बच्चों। क्यों नहीं होते, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक वर्ड आएगा वेरिएशन, विभिन्नताएं। हम बिल्कुल मम्मी पापा जैसे नहीं होते, क्योंकि अपने में क्या आती है, वेरिएशन आती है, कुछ नए कैरेक्टर आते हैं, उस वजह से हम पेरेंट्स से थोड़ा डिफर भी होते हैं। आगे की बात यहां बस आप ये रख लो कि जीन ही वो स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा, और जीन बने किसके हैं, डीएनए। डीएनए जो कहां है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो किसमें है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहां है, सेल में। ऐसे एक एलिमेंट्री आइडिया, वापस अपन वहीं आते हैं, वहां कहां आते हैं, बैक पर आते हैं। ये लो, तो क्या कहा, ये डीएनए है बच्चों। प्रोकैरियोट में कैसा, डबल स्टैंडर्ड, दो रज्जुक होते हैं, दो, एक व्हाइट एक मैंने येलो में दो बना दी, डबल स्टैंडर्ड। और स्ट्रक्चर कैसी है, सर्कुलर। अपने में भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड, लेकिन लीनियर, रेखीय क्रम में होता है। ये लीनियर है, रेखीय। हाँ, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, वैसे मेनली डीएनए कहां मिलेगा, कहां मिलेगा डीएनए, सेल में। कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में। मेन तो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन वो डीएनए कैसा है, सर्कुलर। तो मेन जो डीएनए है वो तो होगा न्यूक्लियस में, वो कैसा होगा, लीनियर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए है वो सर्कुलर होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किसके डीएनए के जैसा होगा, प्रोकैरियोट। समझ गए बात। और न्यूक्लियस का मेन डीएनए कैसा होगा, रेखीय, लीनियर होगा। चलो बच्चों अगले डिफरेंस पे आते हैं। डीएनए वो मेन है जिसके पास आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हो। अब लो, स्ट्रक्चर ऐसी आ गई, जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ले अपन, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। इसमें जैसे अभी बेटा जी बता रहे थे, ये रहा इसका डीएनए मेन, इसको अपन ने ऐसे बना दिया, ये लो सर्कुलर डीएनए मेंशन कर लें। उसके अलावा भी इनमें एक और डीएनए होता है, छोटा डीएनए, इधर बना लियो बच्चों। तो ये तो इनका मेन डीएनए है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम। और जो इसके अलावा बच्चों एक और इनमें छोटा डीएनए होता है, दैट्स कंसिडर्ड एज प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया में सुने वर्ड आपने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, जो कंपैरेटिवली स्मॉलर डीएनए होता है, छोटा डीएनए। ये आप प्रोकैरियोट के साइड में बना लो। तो इसमें एक मेन डीएनए इनका न्यूक्लियोइड कहलाता है, ये वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम होते हैं। और मेन डीएनए के अलावा एक और बेटा छोटा डीएनए होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। वो भी डबल स्टैंडर्ड और कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये मेन डीएनए की तुलना में छोटा होता है, स्मॉलर डीएनए होता है। उसमें वो न्यूक्लियस में डीएनए आया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बताई थी अपन ने, वो जो डायग्राम बनाया था ना वहाँ, वो इसी का था। ये जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाई थी अभी अपन ने समझाया था, वो यूकैरियोट के रेफरेंस में मान लो आप। ये लो
ये बना लियो, ये बेटा जी वही जो न्यूक्लियस बनाया था अपन ने, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस था, ये वही क्रोमेटिन फाइबर आ गए थे। वापस से ध्यान रहे, ये अपना वो न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया था, इसी में न्यूक्लियोलस आ गई थी, आउटर कवरिंग को बोल दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये थे न्यूक्लियर पोर, ये था न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्रोमेटिन फाइबर, जो पीछे डायग्राम बनाया था उसी को बना दिया मैंने वापस, ध्यान रख लिया आपके। ये प्रो और यूकैरियोट में मेन जो डिफरेंस है बेटा जी वो उनके केंद्रक का ही है, न्यूक्लियस का है। फिर अगले डिफरेंस पे आते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, ये कोई भी बैक्टीरिया सेल मान सकते हो, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, कौन कौन होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो इसका ये मेन जो डीएनए है, अब ये चीज समझ लेना आप कि मेन डीएनए का मतलब मुख्यतः डीएनए कहां है, आपकी सेल में कहां है, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में तो है मेन डीएनए। हाँ, न्यूक्लियस के अलावा थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, मेन डीएनए लेकिन किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोट का ये रहा मेन डीएनए, अब उसमें अलग से तो न्यूक्लियस है ही नहीं, मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, उस डीएनए को क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड। बेटा जी ये वर्ड याद रखने हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रो क्रोमोजोम। प्रो लगने का मतलब अल्प विकसित, इनके क्रोमोजोम कैसे हैं, लेस डेवलप है। और इसके अलावा मेन डीएनए के अलावा एक और छोटा डीएनए होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड, वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है और इस मेन के कंपेयर स्मॉल होता है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में तो ये न्यूक्लियस सही है अपना, आपके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में माइन्यूट पोर भी होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय रंध्र। अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बेटा जी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर पोर का भी कुछ काम होगा। डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रेगुलर बेटा जी न्यूक्लियस से कहाँ आएगी, बाहर आएगी। बाहर अगर आना है साइटोप्लाज्म में तो वो किसके थ्रू आएगी, न्यूक्लियर पोर। तो ये पाथ कंडक्ट करने के लिए होते हैं न्यूक्लियर पोर। चलो अगला डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में आते हैं बच्चों। मेन डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में, इधर लिख लियो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कौन से झिल्ली युक्त थे, कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, ये सारे क्या होंगे, एब्सेंट। अब पता होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड, पीछे आप पढ़ के आए हो बच्चों। मेम्ब्रेन बाउंड में आपने दो टाइप के पढ़े थे, डबल और सिंगल। डबल में आया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, सिंगल में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम। ये प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होते, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सारे के सारे प्रेजेंट। अपनी सेल में ये सारे साइटो ऑर्गेनल्स कोशिकांग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात। इधर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, इधर प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड के सारे एग्जांपल पीछे लिखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम। अगला डिफरेंस, मेम्ब्रेन लेस में कौन से आए थे बच्चों, विदाउट मेम्ब्रेन कौन से थे, राइबोसोम। मेन राइबोसोम है वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, देख लो। अगला एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राइबोसोम प्रेजेंट होगा और वो भी 70S टाइप। 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और इधर भी बेटा जी होंगे, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम।
प्रेजेंट होते हैं। 80S प्रकार के ये टाइप है राइबोसोम के। 70S, 80S, S बेटा जी यूनिट होती है इनकी, स्वेदबर्ग, ये सब बातें मैं जब एक एक साइट ऑर्गेनल उठाएंगे वहां समझेंगे। राइबोसोम दोनों में है, लेकिन यहां एडवांस है, इधर 70S और उधर 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब बच्चों वही बात थोड़ा सा ये भी समझ लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें कुछ जगह 70S भी मिलते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम अगर होते हैं तो मिल सकते हैं, बाकी चलो आप कंफ्यूज हो गए, इसको रहने दो, आगे ही बता दूंगा मैं, यहाँ मत लिखिए, आप सीधा 70, 80 दो ही याद रख लो एक बार, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो राइबोसोम दोनों में एक तरफ किस टाइप के हैं, 70S साइज में छोटे, अपनी तरफ बड़े हैं, और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। अगला नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों प्रोकैरियोट में लिख लो, साइक्लोसिस, याद आया? बताओ, कहीं बताया था अपन ने? जीव द्रव्य भ्रमण, अरे लोकोमोशन मूवमेंट में ही आया था। और इधर साइक्लोसिस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होती है साइक्लोसिस? अरे सेल की एक्टिविटी, सेल के अंदर आया था ना साइक्लोसिस। ये सेल यूनिसेलुलर होते हैं ना, उनमें बच्चों साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही घूमता रहता है ऐसे। साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है सेल के अंदर, वही क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस। हिंदी में बोलेंगे जीव द्रव्य भ्रमण। अरे अमीबा में कितनी सेल होती है? कल बताया था प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है बच्चों। उस प्रोटोजोआ जिसमें एक ही सेल होती है, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और साइटोप्लाज्म का घूर्णन, रोटेशन ही क्या कहलाएगा, साइक्लोसिस कहलाएगा। वो केवल यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में साइक्लोसिस एब्सेंट होगा। अगला डिफरेंस आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस बेटा जी लिखियो, ऑर्गेनल्स में जैसे बात करें प्रोकैरियोट सेल्स में। अगला माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और वो सारे साइटो ऑर्गेनल्स उधर बता दिए अपन ने। इस तरह बच्चों क्लोरोप्लास्ट भी चलो उसी में इंक्लूड कर लेना। सेल ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट किस तरफ है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। यहां अब रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है, श्वसनीय संरचना, रेस्पिरेटरी, अपने में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्रेब्स साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इनमें बेटा जी एक स्ट्रक्चर आता है मीजोजोम। मीजोजोम होते हैं। इधर जो श्वसनीय संरचना है वो बेटा जी मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अपनी तरफ कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये श्वसनीय संरचना का मतलब? अब रेस्पिरेशन को आप लंग्स फेफड़ों से कनेक्ट मत कर लेना। रेस्पिरेशन का मतलब मैंने बताया था, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन होता है फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनानी। याद करो, एक रिएक्शन आती है C6H12O6, क्या है, ग्लूकोज। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना, CO2, H2O, ATP। तो फूड है ग्लूकोज, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना, ATP। दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन, श्वसन। अपने में ये जो एरोबिक है, जो वायवीय है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपने बोला पावर हाउस। ATP देता है, एनर्जी देता है। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं है, तो बेटा जी वो प्रोसेस वहां कहां होगी, मीजोसोम। वहां एक अलग स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड मीजोसोम, श्वसनीय संरचना। और यूकैरियोट में वो काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे। इसीलिए बेटा जी मीजोसोम को, हाँ एक ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट आ रहा है, मीजोसोम को बोला जाता है क्या, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोसोम को बोलेंगे एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है एनालोगस, होमोलोगस, एनालोगस, दो वर्ड आते हैं बच्चों। समजात, समवर्ती, सुने हैं क्या कहीं? एनालोगस का मतलब कोई भी दो स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन सेम हो, कोई भी दो स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन सेम हो, वो आपस में क्या कहलाएगी,
एनालोगस। तो बेटा जी मिजोजोम का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। और वही काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन दो स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम हो वो क्या कहलाएगा? एनालोगस। और जिनका ओरिजिन सेम हो, उत्पत्ति समान हो, वो क्या कहलाएगा? होमोलोगस। ये आप नोटबुक के साइड में मेंशन कर लेना, ऊपर जगह होगी। मैं दो वर्ड लिखा रहा हूं बच्चों, काफी जगह यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस को हिंदी में बेटा जी बोलते हैं समजात। एक वर्ड वही लिखा अपन ने, एनालोगस, समरूपी या समवर्ती। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस। तो होमोलोगस में बेटा जी वो ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो, उत्पत्ति सेम हो, और एनालोगस जनरली वो आते हैं जिनके फंक्शन सेम हो, कार्य समान हो एनालोगस, और उत्पत्ति सेम हो होमोलोगस। तो यहां मीजोजोम और एम से माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का फंक्शन बच्चों क्या है? सेम है। और जब फंक्शन सेम है तो हम क्या बोल देंगे? एनालोगस, समवर्ती अंग कहलाएंगे। क्लियर है? चलो, तो न्यूक्लियस, डीएनए, मेन डिफरेंसेस वही है। एक जैसे साइज का भी दे रखा है बच्चों, कि साइज का अगर पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, और जो यूकैरियोटिक है वो लार्जर इन साइज। तो यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोट की तुलना में बड़ी होती है, एडवांस है, स्मॉलर इन साइज, और वो कैसी होगी? लार्ज इन साइज। आकार में छोटी और बड़े आकार की। अगला एक वो क्रोमोसोम वाला डिफरेंस बच्चों लिख लेना कि इस तरफ जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम, वो क्या कहला रहे थे? प्रोक्रोमोसोम, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जबकि अपनी तरफ बेटा जी ट्रू क्रोमोसोम होते हैं, वास्तविक गुणसूत्र, एडवांस्ड होते हैं। और यहां प्रो का मतलब वो ट्रू क्रोमोसोम या वास्तविक गुणसूत्र नहीं कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक की एक और विशेषता है, हर जाति के जीव में क्रोमोसोम की नंबर सब में फिक्स है बच्चों। आपकी सेल में क्रोमोसोम पूछे तो कितने बताओगे? 46। कोई दूसरा ले ले, मैं चूहे की बात करूं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग है, मैं गेहूं की बात करूं उसमें अलग है, मैं मटर की बात करूं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग। लेकिन सारे मानव, सभी ह्यूमन स्पीसीज की बात आएगी तो क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? 46। तो कहने का मतलब ट्रू क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम की जो नंबर है बेटा जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज, जाति विशिष्ट होते हैं। हर जाति में गुणसूत्रों की संख्या विशिष्ट है, फिक्स होती है। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता, उनमें सब में एक ही कंसीडर करते हैं क्रोमोसोम। और अपने में यूकैरियोट्स में बेटा जी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गुणसूत्र की संख्या है, वो जाति विशिष्ट होती है। जैसे एग्जांपल लेके समझ लो, ह्यूमन की बात करें, मानव, और जैसे पी प्लांट की बात करें, अपने में क्रोमोसोम कैसे होंगे? ट्रू, वास्तविक क्रोमोसोम है। यहां प्रो लगते ही आप समझ गए कैसे हैं? अल्प विकसित, वो ट्रू नहीं है। उन्हें क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूक्लियोइड। नंबर हमेशा 1। अपने में गुणसूत्रों की जो नंबर है, संख्या है, वो जाति विशिष्ट है। हर जाति में क्या रहेगी? अलग, विशेष रहेगी। जैसे अगर ह्यूमन की बात करूं तो अभी आपने बताया अपने में 46, कौन सी सेल में? डिप्लॉइड में। मटर के पादप की बात करें तो बेटा जी 14 डिप्लॉइड में। अब कोई भी मटर हो, सब में क्रोमोसोम 14। कोई भी मानव हो, कहीं से भी उठा लो, उन सब में कितने क्रोमोसोम?
प्रत्येक सेल में, ईच एंड एवरी सेल में 46। हालांकि कल मैंने बताया था गैमिट छोड़ देना, गैमिट बोले तो स्पर्म और ओवम, उसमें क्रोमोसोम आपको आधे मिलेंगे बच्चों और बाकी सेल में 46। तो मैंने ब्रैकेट में 2-1 लिखा है। 2-1 क्या था बोलो? 2-1 का मतलब डिप्लॉइड था ना, अरे द्विगुणित डिप्लॉइड सेल हो गई। और n का मतलब हैप्लॉइड, n करते हो तो आधा कर दो, अगुणित, ये डिप्लॉइड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा जी प्रो और यूकैरियोट के, मेन जो यूज होते हैं वो अपन ने बता दिए। अब एग्जांपल मैं आपको लिखा दूं प्रोकैरियोट सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल लिख लो, फिर एक बार वापस इसको रिवाइज करेंगे अपन शुरू से। बिल्कुल सीधी बातें इस चैप्टर में बार बार घूम फिर के आएगी बच्चों। ये प्रोकैरियोट में सबसे पहले मोनेरा किंगडम, कितने किंगडम बताए थे आपको? 5 किंगडम पढ़ते हो। सबसे पहला मोनेरा, फिर बेटा जी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसमें पहला जो किंगडम मोनेरा है उसके सारे मेंबर कैसे हैं? प्रोकैरियोट। बाकी के चारों किंगडम किस में आएंगे? यूकैरियोट। तो मोनेरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम कौन कौन? तो मोनेरा में मेनली हम बात करेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु, एक बेटा जी साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आप पढ़ते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी सुना है, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया कंसीडर कर देते हैं इनको, साइनोबैक्टीरिया। पूरा मोनेरा किंगडम क्या है? प्रोकैरियोट्स। कौन? जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी होते हैं। एक बेटा जी इसी में एग्जांपल आप लिख लेना, माइकोप्लाज्मा, आया वर्ड माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ बच्चों, नहीं सुना? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों ये माइकोप्लाज्मा, इनको अपन बोलते हैं, पैथोजन रोगकारी होते हैं ये, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है बेटा जी। ये सारी इन ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब किस में आ गए? इनमें आ गए। मोनेरा किंगडम पहला एक ध्यान रख लेना, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ अगर हम देखें बाकी सारे किंगडम, यूकैरियोट के उठा लो, कौन कौन से उठा लिए मैंने? प्रोटिस्टा उठा लिया, प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम माने जगत, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, वैसे नाम से सारे एग्जाम्पल भी आ गए। लो प्लांटी, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, प्राणी जगत, अपन सारे एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, प्लांट सारे यूकैरियोट्स है, फंगस, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन आता है? कौन आता है? प्रोटिस्टा कौन सा फाइलम मिलता जुलता है? प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ रखते हो ना आप। प्रोटोजोआ में कौन? अमीबा, वही सारे अमीबा, हाँ पैरामीशियम और जो सब बोलते हो ना, तो वो सारे किस में इंक्लूड है? प्रोटिस्टा। अमीबा भी कैसा है? यूकैरियोट। हाँ बेटा जी सेल एक है उसमें, यूनिसेलुलर है, बट वो कैसा है? यूकैरियोट है। तो ये प्रोकैरियोट वाले एग्जाम्पल याद रह जाएंगे आपको, प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा किंगडम, और बाकी सारे के सारे बेटा जी रिमेनिंग जो 4 किंगडम है वो सारे के सारे इंक्लूड किस में होंगे? यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब ट्रू और एडवांस। समझ गए? चले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसको, रेडी हो आप? कान खुले हैं आपके? आज अपन ने क्या रीडिंग लगाई मैं उसको प्रॉपर एक बार रिवाइज करा देता हूं। आराम से बस कोक्लिया, ईयर ओपन करके आंखें खुली, दिमाग में घुसाते हुए से
पिक्चर की तरह चलाए करो बच्चों की, सर ने आज ये बताया था, ऐसे याद रखते हो कि हाँ 2 सेल आई थी, प्रोकैरियोट बताई थी सर ने, इधर बोर्ड पे यूकैरियोट लिखा था, क्या क्या डिफरेंस आए थे, ऐसे दिमाग में घुमाया करो लाइक पिक्चर, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है बच्चों। जैसे अपन ने आज स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, आ जाओ फटाफट, आ जा भैया, आ जा आ जा आ जा आ जा, कहाँ है, यहाँ है, ये रहा। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का बच्चों अवलोकन, मतलब एक सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एक सेल कैसी दिखती है, क्या क्या सेल के अंदर होता है, वो सारी बातें। तो एनिमल सेल में तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सी ले ली थी आपने, चिक, कोई गाल की सेल उठा ली, कहीं की भी उठा लो एक ही है। और प्लांट में एक ओनियन, प्याज का छिलका, उसकी आउटर कवरिंग उठा ली थी, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ऐसी डायग्रामेटिक आपको शो किया कि सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको तो मैं बोल दूंगा सेल की बाउंड्री, अब वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो सेल वॉल भी हो सकती है। प्लांट है तो बेटा जी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये मेन उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, तो मतलब ये सेल कौन सी थी, यूकैरियोट थी। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन नहीं होती। ये साइटो ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर देन न्यूक्लियस सारा क्या था, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। ये लो फिर आगे हमने बताया कि सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल, वो कौन है, डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ जिसके पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसी के कौन बने हैं, जीन बने हैं, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ लेकर आएगा, प्रोजेनी में। अब सेल की जब बात की थी बच्चों, तो उसके 3 पार्ट हमने बना दिए थे। सेल बाउंड्री आ गई थी, फिर से वही सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में सेल वॉल। बैक्टीरिया में एक वर्ड आएगा ग्लाइकोकैलिक्स। आगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट की सेल पढ़ेंगे डिटेल में अब अपन, उसमें बैक्टीरिया की सेल है, आउटर कवरिंग वहां ग्लाइकोकैलिक्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए लिखा था मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मेन जो कोशिकीय क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म है, तो वो सारी एटीपी बनाने वाली एक्टिविटी वही है। ईआर साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, तो राइबोसोम का काम क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। सब कुछ मेनली साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं चलती है। इन्हीं अभिक्रियाओं का रिजल्ट है बेटा जी कि सेल किस में बनी रहती है, स्टेडी स्टेट, मेंटेन सेल इन स्टेडी स्टेट। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। इक्विलिब्रियम का मीन होना है, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो रिएक्शन क्या हो गई, रुक गई। अगर रुकने का मतलब बेटा जी सेल तो आपकी लिविंग है, लिविंग का मतलब उसमें कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन चलती रहती है, मतलब वो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब लिविंग, जिंदा। चलो फिर अब साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट आ गए थे। एक साइटोप्लाज्म में क्या थे, ऑर्गेनल्स थे। दूसरा इसका सेल इंक्लूजन वाला पार्ट था, जिसमें कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसमें स्टोरेज फूड आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, प्लांट के रेफरेंस में स्टार्च, फैट भी आ जाता है अपने में, कुछ पिगमेंट्स आ गए लाइक स्किन है तो उसमें आपका कौन सा पिगमेंट है, मेलानिन है, वो सारे नॉन लिविंग इधर आ गए। मेलानिन का वैसे मेन रोल आपको बताया था, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। अब बच्चों इधर अपन बात कर रहे थे मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल में कोशिकांग 2 थे। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन है, जैसे राइबोसोम और सेंट्रियोल। और कुछ ऐसे है बच्चों जिनमें चारों तरफ क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन भी अगर 2 है तो डबल मेम्ब्रेनस है, एक है सिंगल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट अपने को पता है किसमें होगा, प्लांट में, वो एनिमल सेल में नहीं होता। सिंगल मेम्ब्रेन वाले में बेटा जी आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और एक वर्ड लिखा मैंने लाइजोसोम। लाइजोसोम सुना आपने, सुसाइड बैग बोलते हैं, सेल की आत्मघाती थैलियां पढ़ेंगे। अब देन टाइप्स ऑफ सेल की बात की, सेल को 2 मेन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, किसके बेस पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के संगठन के आधार पर। मेन डिफरेंस ही बेटा जी न्यूक्लियस का है। तो 2 सेल कौन सी है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो का मतलब ही क्या था, प्रीमिटिव, लेस डेवलप। तो ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस क्या हो, प्रीमिटिव, लेस डेवलप हो, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं है। यहां बेटा जी न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड है, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। अब इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं है, केंद्रिका नहीं है, वहां है, सब कुछ है, यूकैरियोट है। डीएनए की बात करें, डीएनए जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डबल स्टैंडर्ड होगा, एक सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है बच्चों, वो अलग है।
डबल स्टैंडर्ड का मतलब जिसमें कितने स्टैंड हो, 2। स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड के साथ कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, वर्तुलाकार है, ये रहा है डबल स्टैंडर्ड। ये इसका मेन डीएनए है। मेन डीएनए को हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड। 2-4 बार ये वर्ड लिखोगे बेटा जी, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। प्रो क्रोमोसोम, क्योंकि ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। और इसके अलावा एक छोटा और बेटा जी डीएनए होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। ये मेन डीएनए के कंपेयर साइज में स्मॉल होता है। यूकैरियोट की बात करें तो अपने में डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड के साथ लीनियर है, ये वाला। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड के साथ सर्कुलर होगा। यहां मैंने एक छोटी सी बात क्लियर की थी बच्चों, अपनी सेल में वी आर यूकैरियोट, होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स आपके पास। अपनी सेल में डीएनए मेनली कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में। ध्यान रखना, अपने अंदर में ह्यूमन की बात करूं बच्चों, तो अपने अंदर जो डीएनए है उसका मोर देन 95% डीएनए तो होता ही कहां है, न्यूक्लियस में। मोर देन 95% डीएनए तो न्यूक्लियस में है। रिमेनिंग 1-2-3% डीएनए आपको कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी कहां बताया, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में हो, वो भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, बट लीनियर की जगह सर्कुलर। तो ये इस डीएनए की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे मिलता जुलता है, प्रोकैरियोट से। समझ गए बच्चों बात। चलो फिर ये न्यूक्लियस का अपन ने बता ही दिया था। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइन्यूट पोर है, न्यूक्लियर पोर केंद्रकीय रंध्र, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये फाइबर क्या थे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होकर, संघनित होकर, जुड़कर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे। चलो फिर हमने क्या कहा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोट में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता, इधर मेम्ब्रेन बाउंड अपने में होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, कुछ नहीं है, यहाँ सारे हैं। राइबोसोम दोनों में होते हैं, लेकिन राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड थोड़ी थे बच्चों, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस थे। ये 70S टाइप के होते हैं, अपने में 80S क्या है, 70-80, आगे की बात राइबोसोम पढ़ेंगे वहाँ बताऊंगा। अपने में साइज कंपेरेटिवली लार्ज होती है। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होता है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का भ्रमण घूमना। जैसे एक मैंने अमीबा ले लिया, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, कौन सा फाइलम, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा तो इधर ही था, इधर तो केवल मोनेरा था। तो उस एक यूनिसेलुलर में बेटा जी जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, घूमना, इट्स कॉल्ड साइक्लोसिस। प्रोकैरियोट में नहीं होगा। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इधर तो अपने में माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, रेस्पिरेशन वहीं होगा, बट इधर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन, मीजोजोम। इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मीजोजोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस बोले तो जिनका फंक्शन सेम हो। माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोजोम का फंक्शन क्या है, सेम है, बोथ आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रोसेस। देन हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल की साइज स्मॉल, इसका भी कुछ डेटा दे रखे हैं, वो अगले लेक्चर में आएंगे। उधर लार्ज साइज की सेल है, क्रोमोसोम यहाँ लेस डेवलप है, तो हमने क्या आगे लगा दिया, प्रो, क्या बोला था, न्यूक्लियोइड। और प्रोकैरियोट में बेटा जी पूछे ना कि कितने क्रोमोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, कोई भी प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल ले लो आप, एक क्रोमोसोम बताओगे, फिक्स है वहाँ क्रोमोसोम कितना, एक। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम ट्रू है, और सब में क्रोमोसोम की नंबर फिक्स है, और जरूरी नहीं सब में सेम हो, सब मतलब स्पीसीज। हम एक स्पीसीज है बच्चों, वी आर ह्यूमन। हमारी मानव जाति की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन कहीं से भी उठा लो, अमेरिका का उठा लिया मैंने, वेस्ट इंडीज़ वाला गोरा उठा लिया, वेस्ट इंडीज़ में गोरा होता है क्या, हाँ वो जैसा भी, मैं दांतों की बात कर रहा था उसमें। हाँ बच्चों, कहीं से भी उठा लो, कोई भी ह्यूमन उठा लिया अपन ने, सबकी सेल में क्रोमोसोम फिक्स है, डिप्लॉइड सेल में। ऐसे ही मैंने पी प्लांट कोई एग्जाम्पल ले लिया, उसमें डिप्लॉइड सेल में कितने मिलेंगे, तो कहीं का भी मटर का प्लांट उठा लो, सब में 14 मिलेंगे। तो अगर स्पीसीज की बात करूं, हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो बेटा जी हमने इनके लिए क्या वर्ड लिखा, स्पीसीज स्पेसिफिक। हर जाति के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। और 2n का मतलब कैसी सेल, डिप्लॉइड। और n बोलूं तो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम सीधे हाफ कर दो, वो आपके गैमेट्स में मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने ले लिए, कौन सा किंगडम, मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया, अलग से साइनोबैक्टीरिया, दैट्स कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इधर रिमेनिंग किंगडम, प्रोटिस्टा के बाद आ गया, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई एनिमेलिया,
प्लांटी किंगडम, वो सारे किसमें इंक्लूड हो गए, यूकैरियोटिक में। तो आज मेनली बेटा जी अपन ने इन दोनों सेल को इजीली डिफ्रेंशिएट किया। कल प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे, देन अपन सेल की स्ट्रक्चर पर बेटा जी आएंगे। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। तो वही, तब तक मस्त रहें, स्टडी में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।